हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम का जो हमारा पहला सेमेस्टर है। इसका सब्जेक्ट है हमारा एंशियंट सोसाइटी यानी कि प्राचीन समाज। इसकी हम पहली यूनिट को हिंदी में करने वाले हैं। देखिए, इसमें मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप एग्जाम से पहले वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश में हमने ये सब्जेक्ट ऑलरेडी कराया हुआ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे। वहाँ पे जाके आप चैप्टर वाइज अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो है वो है हमारा प्राचीन समाज। और इस यूनिट में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि बताइए सभ्यता से क्या अभिप्राय है। फिर है सेकंड क्वेश्चन की सभ्यता और संस्कृति जो है इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसमें अंतर बताने हैं। एक क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड मॉडल की प्रतिक्रिया पर चर्चा करो। तो आपको चाइल्ड मॉडल पता होना चाहिए कि ये क्या था। और फिर इसके बाद है नव पाषाण क्रांति की व्याख्या करो। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। और इसकी पीडीएफ आप फ्री में अवेलेबल हम करा देंगे आपको। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। आप वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूंगा। और हमारा एक चैनल है फैक्ट विद भारत। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगे। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लब वे स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सभ्यता। सभ्यता क्या है, सभ्यता से क्या अभिप्राय है, सभ्यता का क्या अर्थ है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सभ्यता को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जब हम अगर आदिम अवस्था में पहुंच जाते हैं, आप जब आदि मानव के बारे में पढ़ते हो, बहुत प्राचीन समय के बारे में पढ़ते हो, तो आपको ये पता लगता है कि व्यक्ति जो था वो जंगलों में रहता था, ठीक है। कंदमूल जो मिल जाते थे वो खाता था, या फिर जानवरों का शिकार कर लेते थे वो, और उसको खा लिया करते थे, ठीक है। और जिंदगी जो थी वो मतलब ऐसे ही इधर उधर घूम के ऐसे व्यतीत हो जाती थी। स्थायी रूप से कहीं पे टिक कर नहीं रहते थे। ऐसा जीवन होता था पहले। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मनुष्य ने विकास किया। उसको प्रकृति का ज्ञान होने लगा और टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा। धीरे धीरे उसका जो लाइफस्टाइल था वो चेंज होने लगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कि जो पहले व्यक्ति जिस अवस्था में रहता था उसको आदिम अवस्था कहते थे, या फिर उसको जंगली भी कह सकते थे। उसको बर्बर शब्द भी उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इस अवस्था से निकलकर, ठीक है, जब एक शहरी माहौल में आया, जब वो सभ्य तरीके से रहने लगा, तब से ये सभ्यता वर्ड कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है, ठीक है। तो सभ्यता से आपको कहीं ना कहीं सभ्य ये वाली फीलिंग जरूर आएगी। जब भी आप सभ्यता शब्द पढ़ोगे तो आपको सभ्य वर्ड जरूर इसमें दिखेगा। तो यही है। अब आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। साधारण अर्थ में अगर हम देखें सभ्यता को, तो इसका मतलब होता है सभ्य बनाना, ठीक है। यानी कि जो हमारी बर्बरता वाली या जो जंगली लाइफ होती है उस वाली स्थिति से बाहर आना। अगर इस स्थिति से बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सभ्य हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लैटिन भाषा में सभ्यता को सिविलिस, सिविस, ठीक है, और सिविटस, ऐसे वर्डों से, ऐसे कई सारे शब्द इसके लिए व्यक्त किए जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है इन शब्द का, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इनका मतलब होता है शहर में रहना। अब शहर में रहना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि सभ्यता का मतलब एक नगरीय जीवन की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये नगरीय जीवन की ओर इशारा कर रहा है। अब बात करते हैं आगे। सभ्यता का विकास एक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो आदिम जीवन के विपरीत की स्थिति में समझा जाता है। आदिम जीवन क्या था, वही जीवन जिसमें वो जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था, ठीक है। स्थायी रूप से एक जगह पे बसते नहीं थे वो लोग, इधर उधर भटकते रहते थे। और ऐसी अवस्था में को हम आदिम अवस्था कहते थे। लेकिन इस अवस्था के अपोजिट जब इसके विपरीत हो जाए, यानी व्यक्ति एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, ठीक है, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बदलने लगे, लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने लगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो सभ्य होता जा रहा है। इस शब्द का इस्तेमाल रोमांस भाषाओं में सबसे पहले किया गया था। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है रोमांस भाषाओं, तो यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ और ही चलेगा। तो इसे ध्यान से समझिए, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। रोमांस भाषाओं का मतलब यहाँ पे कई सारी भाषाएं आ जाती हैं। जैसे कि इसमें देखिए, स्पेनिश भाषा भी आ जाएगी इसके अंदर, इसमें फ्रेंच भाषा भी आ जाती है, ठीक है। इसमें पुर्तगाली भाषा भी आ जाएगी। कई सारी भाषाएं जो थी वो रोमांस भाषाओं के अंतर्गत आ जाती है।
तो इस शब्द का इस्तेमाल रोमांस भाषाओं में सबसे पहले किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसमें सुधार, शिष्टाचार और शहरीकरण जैसे पहलू आते हैं, ठीक है? क्योंकि आदिम अवस्था से इंसान जो है वो धीरे-धीरे निकल रहा है, उसमें कहीं न कहीं सुधार आ रहा है। जो पहले वो जंगली और बर्बर अवस्था में रहता था, उससे निकल के उसमें कहीं न कहीं शिष्टाचार आ रहा है और वो कहीं न कहीं शहरी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन आते हैं इसमें। फिर इसके बाद है कि सभ्यता से जुड़े लोग विशेष समूह में रहते थे और विशेष परिस्थितियों में ये संलग्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यक्ति पहले के आदिम अवस्था में रहता था तो अकेले इधर उधर भटकता रहता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी अवस्था में सुधार आता है, ठीक है, वो सभ्य होने लगता है तो कहीं ना कहीं वो विशेष समूह में रहने लग जाता है, यानी लोगों के साथ मिलकर रहने लग जाता है। उसके अंदर सामाजिककरण की भावना आने लग जाती है, ठीक है, वो अलग अलग गतिविधियों में फिर संलग्न पाए जाते हैं। सभ्यता शब्द जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो 1789 में हुई थी। उस दौरान भी अगर आप देखोगे तो उस समय में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। सभ्यता का अर्थ है मानव की प्रगति से जोड़कर देखा गया, ठीक है, यानी सब कहीं ना कहीं सभ्यता को मानव की प्रगति से जोड़ के देखा गया। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से समझ जाओगे कि पहले व्यक्ति किस अवस्था में रहता था, फिर धीरे धीरे उसका कहीं ना कहीं विकास हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ है वो व्यवस्थित होने लग जाती है, सही होने लग जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रगति के साथ इसको हम जोड़कर देख सकते हैं। एक विद्वान है अल्बर्ट, ठीक है, इनकी जो बुक है द फिलोसफी ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें सभ्यता को मानव के हर क्षेत्र और दृष्टिकोण में प्रगति के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इनकी जो बुक थी द फिलोसफी और सिविलाइजेशन, उसमें क्या किया गया था कि जो सभ्यता शब्द है इसको मानव के हर क्षेत्र में प्रगति, मानव का चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें प्रगति के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। वास्तव में सभ्यता जो है वो विश्वासों को समूह और जीवन जीने का तरीका है। और यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है वो एक साथ रहकर जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, इसका पालन करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और एक व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम आदिम अवस्था में देखेंगे तो ऐसा नहीं था, वहां पे ये नहीं होता था, वो खेती नहीं करता था, पशुपालन नहीं करता था, एक व्यवस्थित जीवन नहीं था उसका। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो सभ्य होने लग जाता है, उसमें क्या परिवर्तन आता है, वो खेती भी करता है, वो पशुपालन भी करता है, व्यवस्थित जीवन जीता, वो स्थायी रूप से एक जगह बस भी जाता है, रहने भी लग जाता है और सामाजिक रूप से समूह में भी रहने लग जाते हैं, ठीक है? ये सभ्य लोगों की ये पहचान होती है। इसके बाद क्या है कि सभ्यता को मानव विकास के नए चरण के तौर पे देखा जा सकता है, जहाँ मानव जो है एक व्यवस्थित जीवन की ओर चल पड़ा है, यानी अग्रसर हो गया है। एक विद्वान है, इनका नाम है क्रिस्टोफर डॉवसन। ये कहते हैं कि इनके अनुसार सभ्यता जो है वो शहरों में पाई जाने वाली संस्कृति है। यानी ये कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि जो शहरों में पाई जाने वाली संस्कृति है वो सभ्यता है, ठीक है? शहरों की ओर इनका भी इशारा है। आगे ये आपका हो गया सभ्यता क्या है? आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। लेकिन हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बताइए सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? हो सकता है आपको ये देखने में लगता हो कि सभ्यता और संस्कृति जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है? लेकिन इसमें अंतर है। सभ्यता जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत व्यापक अवधारणा है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। संस्कृति मतलब संस्कृति उसके बराबर में देखें तो संस्कृति छोटी है। एक सभ्यता के अंदर कई सारी संस्कृतियाँ हो सकती हैं, पनप सकती हैं, ठीक है? तो ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। अब चलते हैं आगे समझते हैं। सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा की बाहरी वस्तुओं से होता है, ठीक है? जो सुख सुविधा की हमारी जो बाहरी वस्तुएँ हैं, भौतिक वस्तुएँ हैं, ठीक है? जो हमारी मतलब कहीं न कहीं लाइफ़ को आसान बनाती हैं, वो कहीं न कहीं सभ्यता से जोड़ के यहाँ पे बताई जा रही है। जबकि संस्कृति का अगर हम संबंध देखें तो संस्कृति जो होती है वो हमारी आंतरिक वस्तुओं से होती है, ठीक है? सभ्यता और संस्कृति में गहरा संबंध होता है। दोनों में कुछ समानता भी होती है और कुछ मतलब भेद भी हमें देखने को मिलेंगे, यानी कुछ डिफरेंसेस भी है और कुछ सिमिलरिटी भी हमको देखने को मिलती है, ठीक है? सभ्यता का संबंध जो है वो जीवन यापन के लिए जरूरी बाहरी चीजों से है और संस्कृति का संबंध जो है वो हमारी आंतरिक वस्तुओं से होता है। तो ये दो लाइनें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर आप इस तरीके से पेपर में लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है? ये बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझना है और आप लिख सकते हैं पेपर में। आगे देखते हैं, एक दूसरे के साथ और बाहरी दुनिया के साथ लगातार संपर्क में रहने के साथ जो संस्कृतियां पैदा हुई, सब सभ्यता का मुख्य वो सब क्या हो जाती हैं, सभ्यता का मुख्य घटक हो जाती हैं, ठीक है? यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक सभ्यता के अंदर कई सारी संस्कृतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यही वो घटक है जो सभ्यता में बड़े बड़े लोगों के समूहों को विभिन्न कारणों से साथ लाते हैं।
सभ्यता का अर्थ क्या होता है कि नगरीय सभ्यता का अर्थ जो होता है वो नगरीय जीवन से लिया गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कहीं न कहीं ये शहरीकरण की ओर, नगरीकरण की ओर इशारा करता है। तो सभ्यता का अर्थ जो है वो नगरीय जीवन से लिया गया है, जो कि पूरी तरीके से व्यवस्थित होता है। आप कभी भी देखोगे एक गाँव की जो लाइफ़ होती है, उसको देखोगे, एक शहरों में रहने वाले लोगों की जो लाइफ़ होती है, तो आपको डिफ़रेंस जो है वो दिख जाएगा, ठीक है? शहरों में जो होती है लाइफ़ जो होती है वो फ़ास्ट होती है और कहीं न कहीं यहाँ पे एक व्यवस्थित जीवन आपको देखने को मिलता है, तो यही सभ्यता की ओर इशारा कर रहा है। संस्कृति जो है वो एक दूसरे को पास लेकर आती है, मूल्यों को, विचारों को, रिवाजों का कहीं न कहीं संस्कृति से आदान-प्रदान होता है, ठीक है? आप देखोगे कि एक समाज में अलग-अलग कल्चर के अगर लोग रहते हैं, तो उनके बीच में कहीं न कहीं आपस में उनके विचारों का आदान-प्रदान होगा, ठीक है? उनके मूल्यों का आदान-प्रदान होगा, उनके जो रिवाज होते हैं, रीति-रिवाज जो उनके तौर-तरीके हैं, उनका पहनावा जो है, उनके रहन-सहन, कई सारी चीज़ें जो होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनके बीच में आदान-प्रदान हो जाता है। निर्वंश विज्ञानी और जो मानव विज्ञानी है, ये सभ्यता और संस्कृति में अंतर बनाए रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर बना रहे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं इन दोनों को रिलेट करके देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, इनके बीच में अंतर है, जो कि आपको यहाँ पे बताया जा चुका है। इसके बाद एक विद्वान है जिनका नाम है एडवर्ड बर्नेट टेलर। ये कहते हैं कि सभ्यता का तात्पर्य मानव समाज के विकसित चरण से है, जो कि सरल विकास से कठिन और जटिल रूपों में प्रगतिशील है। ठीक है, तो इन्होंने सभ्यता को क्या बता दिया कि सभ्यता जो है वो मानव समाज का जो विकसित चरण है, यानी मानव समाज जब विकसित हो जाता है तो उससे संबंधित करके इन्होंने सभ्यता का अर्थ बताया है। और ये मानते हैं कि संस्कृतियों ने इस विकास में सहयोगी की भूमिका निभाई है। ठीक है, जो संस्कृतियां होती है विभिन्न, वो कहीं ना कहीं इस विकास में सहायक है, ठीक है, सहायक सिद्ध हुई हैं। संस्कृति किसी भी सभ्यता के गुण के रूप में देखा जाना उचित होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो संस्कृतियाँ होती हैं, कई सारी संस्कृति, उनके योग्य से जुड़ने से सभ्यता बनती है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सभ्यता जो होती है, वो कई सारी संस्कृतियों के मिलने से बनती है। ठीक है? एक सभ्यता के अंदर कई सारी संस्कृतियाँ आपको देखने को मिल सकती है। संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर होता है, उसमें हमारे रीति-रिवाज, हमारी जो कला है, हमारी सोच, हमारे विचार, इसको दर्शाता है। ठीक है? सभ्यता की बात करें तो सभ्यता जो है वो मानव विकास के जो उन्नत चरण है, यानी कि मानव का जो विकास हुआ है, उसको दर्शा रहा है कहीं न कहीं। फिर इसके बाद ये जो फर्नैंड ब्रोडल हैं, ये कहते हैं कि संस्कृति को अर्ध सभ्यता के तौर पे इन्होंने देखा है और ये मानव विकास का एक चरण मात्र इसको मानते हैं। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं क्रिस्टोफर। ये क्या कहते हैं कि सभ्यता जो है वो सबसे बड़ी सामाजिक और ऐतिहासिक घटना है जिस पर संस्कृति का कोई दावा नहीं कर सकती। अब देखो, आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है बात, पेपर जब आपका होगा तो आपको वहाँ पे ये जो विचारक होते हैं, इनके विचारों को जरूर लिखना है। ठीक है, आप कम से कम 2 से 3 विचारक जो हैं, उनकी जो उन्होंने कहा है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है या जो उनके विचार हैं, उसको याद करके चाहे पेपर में लिखें, तो आपको उससे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो फर्डिनेंड ब्रैडवेल है, ये मानते हैं कि संस्कृति के बिना शहरों और कस्बों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ ही समृद्ध होंगे। यानी ये कहते हैं कि अगर संस्कृति नहीं है तो शहर और कस्बे का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका मानना है कि संस्कृति और ये जो शहर होते हैं, ये एक साथ ही कहीं ना कहीं समृद्ध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इनके बीच में डिफरेंस था। एक हमारा टॉपिक बन जाता है नवपाषाण क्रांति के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। तो नव पाषाण क्रांति पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा गोल्डन चाइल्ड जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इन्होंने शहरीकरण के बारे में बताया है और इन्होंने इन जो विचार दिए थे उसको लेकर जो अन्य विचारक थे उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने इनके विचारों का सपोर्ट किया है, तो कुछ ने इनकी आलोचना भी की है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो गोल्डन चाइल्ड है, इन्होंने नव पाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणाओं को विकसित किया है। ये क्या कहते हैं समझिए। गोल्डन चाइल्ड की नव पाषाण क्रांति संबंधित जो अवधारणा है, उसमें ये कहते हैं कि शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने के लिए खेती करने तक संक्रमण को दर्शाती है। यानी इनके अकॉर्डिंग जो नव पाषाण क्रांति है, उसमें पीछे जाते हैं हम आदिम अवस्था, जब मनुष्य शिकार पे निर्भर रहता था, जीवन निर्वाह के तरीके अपनाता था, तब से लेकर जब वो स्थायी रूप से बस गया, खेती करने लगा, तब तक का जो समय था, तब तक का जो दौर था, उन्होंने नव पाषाण क्रांति के तहत दिखाया है। ठीक है, दर्शाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, इस घटना को दुनिया के 7 या 8 हिस्सों में एक साथ विकसित होते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, दुनिया भर के 7-8 हिस्सों में देखें तो एक साथ आपको विकसित होते हुए दिखेगा, लेकिन सभी जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से जो है विकसित होता जा रहा है समय।
जंगली संसाधनों के संचय से खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत में काफी परिवर्तन और विकास हुआ। और नवपाषाण क्रांति जो है इसको तकनीकी सफलता और सामाजिक परिवर्तनों का एक संयोजन के रूप में देखा जाता है। क्या होता था स्टार्टिंग में, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, तब वो क्या करते थे, पत्थरों को औजार बना के यूज करते थे, ठीक है। गुफाओं में रह लेते थे लोग। कपड़े नहीं होते तो जो पेड़ पौधों के जो पत्ते वगैरह होते थे उसका यूज करते थे, बहुत मतलब आदिम अवस्था में थे। उसे बर्बर अवस्था कह सकते हैं। तब वो क्या करते थे, खाद्य पदार्थ जो थे उसको इकट्ठा करते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो ये था। धीरे 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 क्या हुआ, वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, प्रकृति के नियमों को जानने लगे, ठीक है। प्रकृति के अनुसार अपने आप को उन्होंने ढाला, और प्रकृति के नियमों को जानकर उन्होंने कई तरह के आविष्कार किए। और धीरे धीरे क्या होता है, समय में परिवर्तन आता है, और एक उन्नत अवस्था में वो पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो काल है, जहाँ पे आप देख रहे हो, एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पे मनुष्य शिकार करता था, जीवन निर्वाह के तरीके ढूंढता था। तब से लेकर जब तक मनुष्य स्थायी रूप से खेती करने लगा, इस दौरान के बीच का जो भी समय रहा है, वो कहीं ना कहीं नवपाषाण क्रांति के तहत बताया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, शहरी क्रांति ने सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे ही शहरी क्रांति आती है, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं थी या जो हमारी जो प्रथाएं थी, जो रीति रिवाज थे, वो धीरे धीरे बदल जाते हैं। और इस चरण के दौरान शहरों में आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार हो जाता है, ठीक है। और नए नए जो संस्थान थे वो सामने आ जाते हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, भारत और एंडीज के क्षेत्रों में शहरों और राज्यों का उदय होने लगा। और ये सभी कहीं ना कहीं एक सरल समाजों से विकसित हुए थे, ठीक है, जो कि जिसमें बाहरी प्रभाव जो थे वो ज़्यादा शामिल नहीं थे। सिंपल से समाज थे, उसी में से विकसित हुए धीरे धीरे, और इसका काफ़ी उदय होता गया आगे। 1920 के दशक में उर नामक स्थान पर खुदाई से मिले आंकड़ों को नियोजित किया गया। क्या था, उर नामक कोई जगह है वहाँ पे 1920 में कुछ साक्ष्य मिले, कुछ सबूत मिले, उसको क्या किया गया, नियोजित किया गया, उसको इकट्ठा किया गया, और जिससे मेसोपोटामिया का जो सबसे पहले शहरी समाज थे उसके हमें सबूत मिल जाते हैं, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, उसका जो शहरी समाज था उसके सबूत यहाँ पे मिल। चाइल्ड जो थे, इनका मानना था कि शहरी क्रांति ने धातु विज्ञान के विकास और शहरों में रहने वाले जो कारीगर हैं और जो नए विशेषज्ञ हैं, इनके एक नए सामाजिक वर्ग का उत्थान देखा, ठीक है। इनके अनुसार क्या होता है कि जो शहरी क्रांति थी, शहरी क्रांति के आने के कारण धातु विज्ञान का विकास हुआ, शहरों में रहने वाले कारीगर आने लगे, ठीक है, नए नए जो विशेषज्ञ थे, इनका एक नया सामाजिक वर्ग उत्पन्न हो गया, ऐसा चाइल्ड का मानना है। फिर चाइल्ड ने एक शहर के 10 लक्षण बताए, और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो 10 लक्षण इन्होंने शहर के बारे में बताए, इस पर फिर अन्य विद्वानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने इनकी बातों का सपोर्ट किया है, तो कुछ ने आलोचना करी है। तो ये, अगर आप ये 10 लक्षण समझ जाएंगे तो फिर आपको आलोचना वो भी अपने आप ही याद हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, जो चाइल्ड है, इन्होंने शहर की जो अवधारणा है उसको परिभाषित करना थोड़ा कठिन बताया है। इन्होंने 10 लक्षण बताए हैं शहर के। वो 10 लक्षण कौन से, ये आपको याद रखने। देखिए क्या था, इन्होंने कहा है कि आकार की दृष्टि से शहर जो है, शहर बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले होंगे। यानी कि जो आकार की दृष्टि से देखें अमन, तो जो शहर जो होते हैं वो बस्तियों की तुलना में ज़्यादा गहरी आबादी यानी ज़्यादा घनी आबादी वाले होते हैं, ठीक है। और शहर की आबादी की संरचना किसी भी गांव की संरचना से अलग होती है। गांव की जो आबादी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, और एक शहर की आबादी, अगर हम गांव की बात करते हैं, ठीक है, एक शहर की आबादी की बात करते हैं, तो इनकी संरचना स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये कहते हैं आगे कि यहाँ पे जो कार्य होते हैं वो भी भिन्न होते हैं। आपको पता है गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्राथमिक क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलापों में जुड़े होते हैं, लेकिन शहरों में आपको क्या मिलेगा, तृतीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इनके जो काम होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि शहरों में शिल्पकार देखने को मिलेंगे, पुजारी देखने को मिलेंगे, व्यापारी मिलेंगे, विशेषज्ञ यानी जो एक्सपर्ट होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आगे कहते हैं कि प्रत्येक उत्पादक, यहाँ तक कि सबसे प्राथमिक को भी सीमित तकनीकी उपकरणों के साथ प्राप्त होने वाले छोटे अधिशेष पर भी कर का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ पे टैक्स की बातें कर रहे हैं कि हर उत्पादक, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल पे हो, उसको कहीं ना कहीं टैक्स का भुगतान जो है वो करना पड़ता है।
आगे कहते हैं कि ये एक दिव्य राजा या एक काल्पनिक देवता को दिया जाता था, जो सभी अधिशेष जो भी सरप्लस होता था उसको इकट्ठा करता था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए, स्मारकीय वास्तुकला शहरों को गांव से अलग करती है। जो यहाँ पे शहरों में आप देखोगे स्मारक होते हैं, उसकी जो वास्तुकला होती है वो कहीं ना कहीं गांव को अलग कर देता है, क्योंकि गांव में आपको वो स्मारक वगैरह वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपको शहरों में देखने को मिलती। ठीक है। आगे है कि वास्तव में संकेंद्रित अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा जो था वो कुछ लोगों के हाथ में हो जाता था, यानी जो सरप्लस होता था, जो बेनिफिट होता था, वो कुछ लोगों के हाथ में हो जाता था, जिसमें शासक वर्ग आ जाएगा। ठीक है, जिसने शासक वर्ग का गठन किया, इसमें पुजारी, प्रशासनिक अधिकारी, नागरिक, सैन्य नेता, ये सब शामिल हो जाते हैं। इसके बाद है प्रशासनिक और संचार उद्देश्यों के लिए लेखन का आविष्कार और उपयोग होता है। ज्यामिति, अंकगणित, खगोल विज्ञान जैसे विज्ञानों का यहाँ पे आपको शहरों में विस्तार देखने को मिलेगा। यहाँ पे कला की परिष्कृत शैलियाँ जो होती हैं वो आपको दिखेगी। लंबी दूरी और विदेश व्यापार यहाँ से होता है। एक राज्य संगठन जो अब निवास पे आधारित था, वो अब रिश्तेदारी पे नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ क्या है, ये डिफरेंस है। ये इन्होंने 10 अंतर बताए हैं जो गांव से डिफरेंट होते हैं शहरों में। शहरों के बारे में इन्होंने बताया, शहर के 10 लक्षण आप कह सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ आगे प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, वो प्रतिक्रिया भी आपको समझनी है। ठीक है। तो इन 10 विशिष्टताओं से स्पष्ट रूप से ये संकेत मिलता है कि चाइल्ड का मॉडल जो है वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला पे आधारित था। ठीक है। इसमें क्या होता है कि परिणाम स्वरूप शुरुआती शहरों और राज्यों का निर्माण हुआ। अब चाइल्ड मॉडल जो थी इसकी प्रतिक्रिया को समझिए कि चाइल्ड ने जब ये मॉडल दे दिया, इसके बाद विद्वानों ने उसको पढ़ा समझा, तो फिर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो देखिए, चाइल्ड का जो सिद्धांत था, इसकी सबसे जो मेन आलोचना थी वो ये थी कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कई प्रक्रियाओं और कई संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने का बहुत ही कम प्रयास किया था। ठीक है। इन्होंने जैसे कि शहर के 10 लक्षण बता दिए, तो ये लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए दो शहर हैं। ठीक है। हो सकता है इनकी भौगोलिक स्थिति अलग हो, दोनों शहरों की, वहाँ पे जनसंख्या अलग हो। ठीक है। वहाँ पे सांस्कृतिक स्तर अलग हो। तो ऐसे में दो शहरों के जरूरी नहीं है कि वो 10 लक्षण जो है वो सभी शहरों में फिट बैठ जाए। तो इसी को लेकर आलोचना हुई थी। ठीक है। तो आगे देखते हैं इस बात को। सबसे पहले क्या था, एक विद्वान है रॉबर्ट मैक एटम्स, और उसके बाद एक विद्वान है पॉल व्हीटली, जेम्स एफ और इस ऑप्शन, इन्होंने क्या करा, उस पर सवाल उठा दिए थे। कॉलिन रेनफो जो है वो विभिन्न विशेषताओं के बीच कार्यात्मक संबंध के विषय पर चाइल्ड का बचाव करते, जो कि उनके अनुसार मॉडल में निहित है। इन्होंने क्या करा, ये इनके सपोर्ट में आ गए। कॉलिन रेनफो जो थे उन्होंने चाइल्ड का सपोर्ट किया है, उनके मॉडल का सपोर्ट किया है। ठीक है। लेकिन कुछ ने उसकी आलोचना भी की है, तो ये भी याद रखना है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सभी शहर जो है वो चाइल्ड की 10 विषय जो विशेषताएं हैं उसको प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ में डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मान लीजिए अलग अलग शहर हैं, तो जरूरी थोड़ी है उन्होंने जो 10 बातें बताई हैं वो सभी शहरों में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, नहीं। हो सकता है उनकी भौगोलिक स्थिति अलग हो। ठीक है। हो सकता है सांस्कृतिक वहाँ पे कल्चर अलग हो, सामाजिक रूप से देखें तो सामाजिक स्थिति अलग हो। तो विविधता हो सकती है, तो विविधता अगर वहाँ पे होगी तो वो चीज़ें वहाँ पे फिट नहीं बैठेंगी, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। मैक एडम्स ने क्या कहा है, ये कहते हैं कि प्रारंभिक शहरों में विशाल अधिशेष का कोई सबूत नहीं मिला, जो सरप्लस होता था उसका कोई सबूत नहीं मिला है। जबकि जैकब्स जो है वो बताते हैं कि शहरों के विकास के लिए खेती जो थी वो अकेले महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिशेष होने के लिए सबसे पहले बड़े पैमाने पर मांग होनी चाहिए। ठीक है। अधिशेष का मतलब यहाँ पे सरप्लस से है, यानी कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा से। ठीक है। तो अगर कुछ एडिशनल चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो इनका कहना है कि वहाँ पे पहले बड़े पैमाने पे मांग होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अन्य विद्वान है वो कहते हैं कि खेती के बजाय लंबी दूरी के व्यापार के कारण उत्पन्न होने वाले शहरों के प्रमाण देते हैं। ये सभी तर्क जो है वो शहरीकरण की प्रकृति पर एक अलग समझ प्रदान करते हैं। ये कहते हैं कि विद्वान जो है इन्होंने उनके सभी तरीकों का खंडन नहीं किया। इसमें मेक्स एडम जो है इन्होंने चाइल्ड के मॉडल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया, और इसकी मुख्य धारा के मानव शास्त्रीय पुरातत्व जो है उसका सांस्कृतिक विकास में शामिल किया। यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि विद्वानों का कहना है कि जो शुरुआती शहर होते थे
उसमें कुछ एडिशनल कुछ बचता था, इसके कोई सबूत नहीं है, ठीक है। केवल खेती के दम पर वहाँ सब कुछ बेहतर था, ये भी महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। वहाँ पे हो सकता है कि खेती की बजाय लंबी दूरी का व्यापार के कारण उत्पन्न होने वाले जो शहर हैं उसके कुछ प्रमाण मिलते हों, ठीक है। तो सबने अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। कुछ ने इसका सपोर्ट किया है, कुछ ने इसका विरोध किया है। अपनी पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ अर्बन सोसाइटी में एडम्स ने 10 सूत्रीय विशेषताओं के साथ अपनी चर्चा शुरू की और फिर सामाजिक प्रथाओं संस्थानों पर बहुत जोर देने के लिए इसे विस्तारित संशोधित किया। विलियम्स सैंडर्स के सांस्कृतिक विकास का जो मॉडल है, इसमें चाइल्ड के विश्लेषण पे ये आधारित था, ठीक है। चाइल्ड का जो ने जो 10 बातें रखी थी, इसका विश्लेषण हुआ, उसके आधार पे विलियम सैंडर्स ने एक सांस्कृतिक विकास का मॉडल दिया और इन सभी विद्वानों ने चाइल्ड का जो मॉडल था उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है। और दुनिया के नए हिस्सों में पेश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी जो पुरातत्वविद हैं, वो उनके द्वारा जो शोध किए जाते हैं, जो या उनके द्वारा जो पब्लिश होता है, जो भी प्रकाशन होता है, उसमें शहरी क्रांति जो है वो एक मेन विषय हमेशा से बनी रही है, ठीक है। शहरी क्रांति सभी मतलब जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए एक मेन विषय रहा है। चाइल्ड की जो शहरी क्रांति की अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, इसने शहर की योजना पर ध्यान केंद्रित किया जो कि प्राचीन शहरों से नियोजन की वर्तमान समझ के अनुरूप था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शहरी क्रांति है, इस पे जो चाइल्ड का मॉडल था, उसने कहीं ना कहीं प्रारंभिक राज्यों और शहरों के बारे में कुछ सबूत रखे सामने, ठीक है, जो कि मतलब एक महत्वपूर्ण विषय माना जा सकता है। प्राचीन जटिल समाजों का अगर अध्ययन करते हैं तो उसमें आज के समय में भी हम देखें तो कृषि विस्तार को ध्यान दिया जाता है, अधिशेष उत्पादन पे ध्यान दिया जाता है, शहरीकरण पे, शिल्प विशेषज्ञता पे, सामाजिक असमानता जो है, इसको इन विषयों को आज भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। इसमें हमने 3 से 4 टॉपिक कवर किए हैं और यही टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसी से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो सही है, अगर आपको थोड़ा कहीं पे डाउट होता है, नहीं समझ में आया, तो आपको वीडियो को 2 बार 3 बार देखनी है। 2 बार 3 बार देखो, ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा और पेपर में आप अच्छा कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।